नमस्कार। आज हम एक बड़े ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं। ये सफर एक मामूली सी चट्टान से शुरू होता है और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाली चमकदार चीजों तक पहुंचता है। जी हाँ, ये कहानी है धातुओं और अधातुओं की। कभी सोचा है ये सब होता कैसे है? वो कौन सी प्रक्रिया है जो एक बेजान पत्थर को एक काम की एक शानदार चीज में बदल देती है? आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इस कहानी को अच्छे से समझने के लिए हमें पहले इसके मुख्य किरदारों को जानना होगा, यानी तत्वों की जो मूल श्रेणियां हैं उनको समझना होगा। हमारे आसपास जितने भी तत्व हैं उन्हें मोटे तौर पर हम 3 टीमों में बांट सकते हैं। पहली टीम है धातुओं की, जो आमतौर पर मजबूत और चमकदार होती हैं। फिर है अधातुएं, जो अक्सर गैस होती है या फिर ऐसे ठोस जो आसानी से टूट जाते हैं। और इन दोनों के बीच में आते हैं उपधातु, जिनमें भाई दोनों टीमों के गुण होते हैं, और यही बात उन्हें इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में सुपर हीरो बनाती है। तो सवाल ये है कि हम इन टीमों में फर्क कैसे करें? इसके लिए हम कुछ भौतिक सुरागों की तलाश करते हैं जो हमें बताते हैं कि कोई तत्व किस टीम का हिस्सा है। लेकिन जैसा कि हम देखेंगे, हर नियम के कुछ विद्रोही या कहें तो अपवाद भी होते हैं। हाँ, तो आम तौर पे जब हम किसी धातु के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में मजबूती और कठोरता आती है। लोहा हो, स्टील हो, तांबा हो, ये सब बहुत मजबूत होते हैं। ये उनकी एक खास पहचान है। और बस यहीं पर कहानी में एक मजेदार मोड़ आता है, क्योंकि प्रकृति में हमेशा कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो बने बनाए नियमों को मानना पसंद नहीं करते। अब देखिए, ये अपवाद कितने दिलचस्प हैं। सोडियम और पोटेशियम धातु तो हैं, पर इतने नरम कि उन्हें मक्खन की तरह चाकू से काटा जा सकता है। पारा और गैलियम भी धातु हैं, लेकिन कमरे के तापमान पर तरल रूप में रहते हैं। और दूसरी तरफ है हीरा, जो है तो एक अधातु, लेकिन दुनिया के सबसे कठोर पदार्थों में से एक है। बिजली के तार तांबे के और खाना पकाने के बर्तन धातु के क्यों बने होते हैं? वजह यही है, ये गर्मी और बिजली को एक जगह से दूसरी जगह बहुत आसानी से पहुंचाते हैं। ये धातुओं की एक क्लासिक पहचान है। लेकिन यहाँ भी एक अपवाद है। कार्बन का ही एक और रूप, ग्रेफाइट, इस नियम को तोड़ता है तो ये अधातु, फिर भी बिजली का सुचालक है। इसीलिए तो इसका इस्तेमाल बैटरी और पेंसिल में होता है। तो याद रखने वाली बात ये है कि ये सामान्य नियम हैं, लेकिन इनके कुछ दिलचस्प अपवाद भी हैं। चलिए अब इनके बाहरी रूप रंग से आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि ये तत्व रासायनिक स्तर पर कैसा व्यवहार करते हैं। ये कुछ ऐसा है जैसे हम उनके असली व्यक्तित्व को जानने की कोशिश कर रहे हों। जब ऑक्सीजन से सामना होता है तो धातुएं और अधातुएं बिल्कुल अलग अलग रास्ते अपनाती हैं। धातुएं आमतौर पर क्षारीय ऑक्साइड बनाती हैं, जैसे लोहे पर जंग लगना। वहीं दूसरी ओर अधातुएं अम्लीय ऑक्साइड बनाती हैं, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, जो अम्लीय वर्षा या एसिड रेन की एक वजह है। एसिड के साथ इनका बर्ताव इनके बीच का सबसे बड़ा फर्क दिखाता है। धातुएं थोड़ी दरियादिल होती हैं। वे एसिड में मौजूद हाइड्रोजन आयनों को अपने इलेक्ट्रॉन दान कर देती हैं, जिससे हाइड्रोजन गैस निकलती है। अधातुएं ऐसा नहीं कर पाती, इसलिए कोई प्रतिक्रिया ही नहीं होती। सारा खेल इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता का है। तो अब जब हम इन तत्वों को पहचान सकते हैं और उनके व्यवहार का अंदाजा लगा सकते हैं, तो हम अपने मुख्य सवाल पर वापस आते हैं। हम उन्हें पृथ्वी से निकालते कैसे हैं? सबसे पहले कुछ शब्द समझ लेते हैं। खनिज वो पदार्थ हैं जो हमें धरती की ऊपरी परत में कुदरती तौर पर मिलते हैं। इन्हें ऐसी चट्टानें समझिए जिनमें कीमती तत्व छिपे होते हैं। और अयस्क एक बहुत खास तरह का खनिज है। ये वो खनिज है जिसमें कोई धातु इतनी ज्यादा मात्रा में होती है कि उसे निकालना फायदे का सौदा हो। तो कह सकते हैं कि सभी अयस्क खनिज होते हैं, पर सभी खनिज अयस्क नहीं होते। और ये स्लाइड समझिए पूरी प्रक्रिया का नक्शा है। सब कुछ एक ही चीज पर निर्भर करता है, प्रतिक्रियाशीलता यानी रिएक्टिविटी। सबसे ऊपर है वो धातुएं जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव हैं, जैसे सोडियम, जिन्हें साफ करने के लिए इलेक्ट्रोलिसिस जैसी मजबूत तकनीकों की जरूरत होती है। सबसे नीचे है कम रिएक्टिव धातुएं, जैसे सोना और चांदी, जो कुदरत में अक्सर लगभग शुद्ध रूप में ही मिल जाती हैं। और बीच में आती है लोहा या जस्ता जैसी धातुएं, जिन्हें निकालने के लिए कई कदम उठाने पड़ते हैं। चलिए इन बीच वाली धातुओं की प्रक्रिया पर थोड़ा और ध्यान देते हैं। अयस्क किस तरह का है, इसके आधार पर 2 मुख्य तरीके अपनाए जाते हैं।
निस्तापन और भर्जन, दोनों का मकसद एक ही है, धातु ऑक्साइड बनाना, लेकिन एक हवा के बिना किया जाता है और दूसरा हवा के साथ। ये एक छोटा लेकिन बहुत जरूरी फर्क है। तो हमने वर्गीकरण, गुण और उन्हें निकालने के तरीके देख लिए, लेकिन सवाल ये है कि इस सब जानकारी का असल दुनिया में क्या काम? चलिए इन गुणों को हमारी रोजमर्रा की चीजों से जोड़कर देखते हैं। ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन इसके पीछे की केमिस्ट्री क्या है? आखिर इन्हीं धातुओं को क्यों चुना जाता है? इसका जवाब बहुत सीधा सा है, क्योंकि ये बहुत कम रिएक्टिव हैं। सोना और चांदी हवा या नमी से आसानी से प्रतिक्रिया नहीं करते। वे काले नहीं पड़ते, उन पर जंग नहीं लगता और उनकी चमक सालों साल बनी रहती है, जो उन्हें गहनों के लिए एकदम सही बनाती है। अब एक ऐसा सवाल जो थोड़ा चौंकाने वाला है, अगर एल्यूमिनियम इतना ज्यादा रिएक्टिव है तो हम उससे खाना पकाने के बर्तन क्यों बनाते हैं, जिन्हें हम रोज गर्म करते हैं और जिसमें हम अपना खाना रखते हैं? और इसका राज छिपा है एक शानदार रासायनिक तरकीब में। एल्यूमिनियम असल में ऑक्सीजन के साथ तुरंत प्रतिक्रिया करता है, लेकिन ऐसा करते ही वो अपने चारों ओर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एक न दिखने वाली मजबूत और स्थिर परत बना लेता है। ये परत एक सुरक्षा कवच की तरह काम करती है और धातु को आगे किसी भी चीज से रिएक्ट करने से रोकती है। तो हमने एक चट्टान से एक तैयार उत्पाद तक का सफर पूरा कर लिया है, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि ये एक और बड़ा सवाल खड़ा करती है। जब इन कीमती चीजों का काम खत्म हो जाता है तो इनके जीवन चक्र में अगला कदम क्या है? बस इसी सवाल के साथ मैं आपको छोड़े जा रही हूँ। इस सफर में साथ देने के लिए धन्यवाद।